बहन है बीपीएससी सिविल सर्विस यूपीएससी बोला जाए तो जो हमारे भारत का सबसे अच्छा एग्जाम होता है, ये सब लेकर के आए हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा ग्लोब अक्षांश एवं दशांतर, तीसरा पृथ्वी की गतियां और चौथा था मानचित्र। इतना पढ़ चुके हैं और पृथ्वी के बारे में भी अधिक जानकारी ले चुके हैं। हम लोग को पता है कि पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहां पर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य सौरमंडल में हम लोग को पता है कि 8 ग्रह है, जिनमें पृथ्वी मात्र एक इकलौता ग्रह है। हम बिल्कुल आपको नॉर्मली भाषा में समझाएंगे, अपने लैंग्वेज में समझाएंगे। बोला जाए तो भोजपुरी वो समझावे के आवता हमरा के ओहो के हम तोरा समझा दे, लेकिन पहले समझा के प्रयास तो करो। तू अपना भाषा में हम तोरा के समझाए, ठीक है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर मानव अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें मनुष्य को अपना भरपूर मात्रा में वायु, पानी, यानी कि जो भी चीजें हमारे जीवन को महत्वपूर्ण लगती है वो चीजें हमें पृथ्वी पर मिल जाती है। तो पृथ्वी के बारे में तो हम आराम से जान चुके हैं कि पृथ्वी अपना प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन व्यतीत हो सकता है। और तीसरे नंबर पर ये पृथ्वी आती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये परिमंडल क्या होता है। परिमंडल पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का ऐसा जगह, कहने का तात्पर्य हमारा कि पृथ्वी का ऐसा जगह जो जीवित हो। अब भाई कंफ्यूजन पर नहीं जाना कि जीवित हो तो कैसे जीवित हो, सही बात है। पृथ्वी का ऐसा जगह जो जीवित हो, जिस पर मनुष्य अपना हरेक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हो, उसको हम बोलेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। तो परिमंडल का मतलब है कि पृथ्वी का ऐसा जगह जो जीवित हो, जहां पर मनुष्य अपना जीवन हर एक चीज कर सकता है, उसे पृथ्वी का परिमंडल कहते हैं, ठीक है। उनके बाद आता है भूमंडल। परिमंडल समझ गए। ये भूमंडल क्या होता है तो हम थोड़ा बुक भी आपको पढ़ के सुनाते हैं कि पृथ्वी का ठोस भाग। अब ये बताए कि पृथ्वी का ऐसा भाग जो जीवित हो उसे परिमंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का परिमंडल। और भूमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ठोस भाग को हम भूमंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे गैस परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। अब हम बनाते हैं पृथ्वी, ये सबको पता है। ये ये अक्ष हमारा, जो पृथ्वी को गैस, ये हमारा गैस पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। पर जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वायुमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहता है? वायुमंडल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरे गैस पाई जाती है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। हम बताएं, हम लोगों को पता है कि पृथ्वी पर, कहां पर? पृथ्वी पर 71% जल लवणीय पाया जाता है। लवणीय है, जो पीने योग्य नहीं है। 71% भाग जल पीने योग्य नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्था पाई जाती है, जैसे बर्फ, जल,
एवं जल वाष्प सम्मिलित है। जीव मंडल एक समिति क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब बातें आती हैं कि भूमंडल हम बता दिए कि पृथ्वी का ठोस भाग। अब जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, भाई ये पृथ्वी का ठोस भाग है? हाँ है, हकीकत में है। पृथ्वी के ठोस भाग को हम भूमंडल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अब इसको मिटाएं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या आता है? पृथ्वी के सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला महाद्वीप या महासागर, पहला महाद्वीप और दूसरा महासागर। बेसिन नाम पता है कि पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप और महासागर के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर वो क्या? हमारा माउंट एवरेस्ट। सबसे, विश्व का बात करो, थोड़ा गौर से सुनेगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं। कितना बाबा? 8,848 मीटर है। और दूसरी बात करते हैं तो विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है, जिसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर, 11,022 मीटर गहरा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। सबसे पहला आता है कि महाद्वीप और महासागर के बारे में हम यहाँ पे लिखे, तो उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पता है कि महाद्वीप, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। इनको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? प्लीज मेरा ये लेक्चर्स बोले कि आप लोग को जो लगे, ये आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। कॉपी कलम लेने की कोई जरूरी नहीं, अब बस सुन लीजिए मेरे। क्या बताएं? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी पर कितने प्रमुख महाद्वीप है? तो 7 प्रमुख महाद्वीप है, ये जान लिए। सबसे पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। उनके बाद बात करते हैं एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह पृथ्वी के कुल, क्या होता है? पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ। कहने का तात्पर्य 1/3, 1/3 भाग पर फैला हुआ। 1/3 भाग में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? हम बताए थे, यह हमारा पृथ्वी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, यानी किस गोलार्ध में स्थित है? एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है? पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीपों से होकर गुजरती है। हम बताए थे बाबा कि ये हमारा कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है। फिर से सुनिएगा, कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर? कर्क रेखा एशिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। और एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बात आती है कि एशिया पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। देखिए पॉइंट कहां बनता है। और यही हमारे बीपीएससी यूपीएससी में जो कहते हैं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और सच में ग्रंथ है यूपीएससी यूपीएससी के लिए, और मैं करता हूँ, पता है मुझे।
है सच में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस करने का एक हुनर होना चाहिए। तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में हमारा ये एशिया महाद्वीप स्थित है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा महाद्वीप से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। बात आती है एशिया के पश्चिम में, एशिया के कौन सा, तो पूर्व और पश्चिम। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, एशिया के पश्चिम में हमारा यूराल पर्वत है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। अब बात करते हैं दूसरा, दूसरा हमारा महाद्वीप है यूरोप। तो यूरोप क्या है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये जो यूरोप है ना, ये एशिया के कहां स्थित है, पश्चिम में स्थित है, इस साइड में स्थित है। यूरोप कहां स्थित है, यूरोप हमारा महाद्वीप एशिया के पश्चिम दिशा में स्थित है। आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरती है। और यूरोप आर्कटिक, ये हमारा सातवां महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ। और ये हमारा जो है कौन सा है, ये कौन सा महाद्वीप है बताया, महाद्वीप, ये हमारा जल से घिरा हुआ। ये तीन तरफ से, ये दो तरफ, हम इसके उदाहरण, एक उदाहरण ले रहे हैं, 1 2 और 3। ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से। कौन सा, यूरोप, कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप जल से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं अफ्रीका का। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात करेगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमारा अफ्रीका। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त से 0 डिग्री अक्षांश से इस महाद्वीप को लगभग मध्य भाग में गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। हम बताएं कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहां से था, उत्तरी गोलार्ध में। यह हमारा अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहां से था, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहां स्थित है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं आता। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाओं को गुजरती है। अब इनको मिटाए थोड़ा, हम इनको यहाँ पर समझाना। ये दूसरा तीसरा जो महाद्वीप है ना हमारे अफ्रीका, ये ऐसा महाद्वीप है जिनसे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाओं को गुजरती है। भाई ये एक ऐसा महाद्वीप है जिनसे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती है। ये हमारा कौन सा महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, जिनसे होकर कर्क रेखा और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। ये एक ऐसा महाद्वीप है। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यहाँ पर हम लिख दें, कहाँ का, सहारा का रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान है। सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान बोले तो सहारा का गर्म रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान कहाँ का है, तो हमारा सहारा का गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, और बात आती है तो विश्व का यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्री महासागरों से घिरा हुआ है। यह अफ्रीका जो है ये समुद्रों से घिरा हुआ, चारों तरफ से। किन से घिरा हुआ है, चारों तरफ से हमारा समुद्रों से घिरा हुआ। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। यह अफ्रीका महाद्वीप विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी से होकर गुजरती है। हमारा कहां से होकर गुजरती है, नील नदी से। नील नदी से होकर गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं।
उत्तरी अमेरिका का बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। और एक थोड़ा सा छोटा लाइन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। और जापान के जुंको ताबेई, जापान की एक महिला थी जुंको ताबेई, जिसने पहली बार 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था, जो जापान का था, ठीक है। और विश्व का सॉरी भारत की कौन थी? तेनजिंग नोर्गे शेरपा, जो 29 मई 1953 को रखा था। जापान की पहली महिला जो जुंको ताबेई, जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। और भारत की पहली महिला 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। ये एक छोटा सा लाइन था। अब इनके बाद बात करते हैं कौन सा? उत्तरी एवं पश्चिमी अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग कहां स्थित है? सॉरी, हाँ, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है, यानी कि साउथ पोल। कौन सा गोलार्ध स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नॉर्मल भाषा में दक्षिणी अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। और इन्हीं से होकर अमेजन नदी बहती है। कौन सी नदी? अमेजन नदी ना। अमेजन नदी किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किन गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका भी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी दक्षिण गोलार्ध में ही स्थित है। अब बात करते हैं, यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो नहीं जाता, तो चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका की बात करें भाई, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया। और बात करते हैं अंटार्कटिका, यह भी एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये भी देखो, अब तीन हमारा दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, तीनों कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। बातें समझ में आई? इसीलिए हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। इसी प्रकार ये स्टेज में निवास करते हैं। अब बात करते हैं, ये खत्म, ये महाद्वीप हमारा खत्म। 7 महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, सॉरी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कर्क रेखा एशिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है, जान लीजिए। मकर रेखा भी तीन, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये भी तीन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। हमारा यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरती है। नंबर समझ में। बात करते हैं जलमंडल क्या होता है। महाद्वीप के बारे में पढ़ लें तो महासागर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। जलमंडल, ये हमारा पृथ्वी। तो हम लोग को पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। भाई पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये सबको पता है। क्यों कहा जाता है ये किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तभी हम लोग को बताएंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% अलापनीय जल पाया जाता है। पृथ्वी पर 71% जल, 71% जल क्या पाया जाता है? अलवणीय पाया जाता है, यानी कि जो पीने योग्य नहीं होता। ये हम पहले बता चुके हैं कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग अलवणीय पाया जाता है? पृथ्वी पर 71% भाग अलवणीय पाया जाता है, और तथा 29% भाग स्थल में पाया जाता है, और 29% भाग, 29% जल स्थल, हाँ, यानी कि जो पीने योग्य भी नहीं, यानी कि वो थोड़ा उपयोग में लाया जा सकता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं,
पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का पाए जाने वाले जल का 97% भाग कहाँ पाया जाता है? अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 17% अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। यह एक इतना अधिक खारा होता है कि जो पीने योग्य नहीं होता, यानी कि 97% जल क्या होता है? हमारा खारा होता है, जो बोला जाता है पीने योग्य नहीं होता है, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। ठीक है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों से माना भूमिगत जल में पाया जाता है। शेष का बहुत बड़ा भाग जो कहाँ पाया जाता है? तो हमारा बर्फ के रूप में, हिम नदियों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत केवल 1% भाग क्या होता है? अलवणीय होता है, वो हम लोग अपना पीने योग्य में काम करते हैं। ठीक है। जल का बहुत कम भाग अलवणीय रूप में पाया जाता है। मनुष्य के इस्तेमाल में आते ही कारण के लिए नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस कर लेते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं महासागर के बारे में। महाद्वीप के बारे में जान लीजिए। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और महासागर का बात करें तो पृथ्वी पर 5 महासागर। कितने महासागर हैं? सबसे पहला पढ़ चुके हैं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये पृथ्वी के 1 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर किस आकार का है? तो प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, वृत्ताकार, वृत्ताकार प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? ये वृत्ताकार है। ठीक है। प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार है। ये ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी अमेरिका इन चारों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं, ये हमारा प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, हिंद दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ये हमारा 5 महासागर है। अब बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, वायु मतलब हवा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लेते हैं, छोड़ते हैं। पृथ्वी चारों ओर से गैसों की परतों से घिरी हुई है। हम पहले बता चुके हैं कि पृथ्वी चारों ओर से से गैसों से घिरी हुई, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की एक पतली परत जिस पर गड़ा रहता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल जो कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कितने ऊपर तक? तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। कोई दिक्कत? वायुमंडल को उसके घटक तापमान तथा अन्य दरों पर 5 भागों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी के सतह से शुरू करते हैं शोभा मंडल, सापत्य मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि वायुमंडल को उनके घटकों के हिसाब से उन्हें 5 भागों में बांटा गया। पहले बता दिए। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल यानी कि हवा, यह हमारा कौन चीज से बना होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजनों का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन की संख्या 78%। ठीक है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 21% है। दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। आर्गन और इत्यादि की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लेते हैं, इनकी मात्रा कितनी? केवल 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन पारगमन की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होती है। कार्बन की मात्रा सबसे कम,
सबसे कम होती, हाँ केवल 1% हमारा क्या पाया जाता है, तो हमारा पाया जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और सबसे कम मात्रा में पाई जाती है तो हमारा क्या पाया जाता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा केवल 1% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जीव मंडल, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जीव मंडल के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आता है जीव मंडल स्थल जल, जीव मंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। स्थल जल तथा हवा के बीच का क्या होता है, एक सीमित भाग होता है, और यह हुआ भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। हम पहले बताए जीव मंडल जहाँ जीव रह सकता है उसे जीव मंडल कहते हैं, समझो जहाँ जीवित रह सकता है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्य दो भागों में बांटा, जंतु जगत एवं पादप जगत। पहले बता चुके हम लोग, साइंस में पढ़ चुके पादप जगत जंतु जगत विभक्त किया जा सकता है पृथ्वी के ये तीनों भाग। अब भूकंप से पृथ्वी की सतह परिवर्तन, हल यानी कि प्राकृतिक आपदा है, और मानवकृत आपदा है। ऐसा आपदा जो प्राकृतिक द्वारा दी गई हो उसे प्राकृतिक आपदा है, और मानव के द्वारा घटित की गई घटना को मानवकृत आपदा कहते हैं। बस इतना ही चीज था, ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल। हम क्वेश्चन आंसर ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ एक, और जो भारत का है तो उनके बारे में हम पढ़ के, और इनका हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, बिल्कुल एक चैप्टर से करवाएंगे, आप लोग निश्चित रहे। बिल्कुल समझ में आ गया। तो आज का सेशन ये खत्म करते हैं। जय हिंद।